हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। एज यू नो कि हमने वन शॉट लेक्चर सब कुछ पढ़ा देने के बाद बाकी दो चैप्टर बचे हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया और एक चैप्टर बचा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे देख लो चैप्टर का नाम, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सब बोल रहे हैं भैया बहुत ही हार्ड चैप्टर है, लेवल चैप्टर का थोड़ा सा चाहता है, इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आते। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपने क्लिक कर रखा है टाइटल और थंबनेल को देख के, तो पूरी लास्ट तक ये वीडियो देखना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके टर्म टू एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब इतने अच्छी तरीक़ों से, इतने मतलब कहते हैं ना लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इसमें इतनी आसानी तरीके से तुम कॉपअप कर पाओगे, इनिशियली समझ पाओगे, तो तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और एक लेवल होता है, क्लास में बोरियत फील नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके लेक्चर्स पढ़ाने के बाद हम आपको नोट्स बांटने वाले हैं, जो कि हम इसी चैनल में बांटते रहते हैं और आपके लिए बिगेस्ट सरप्राइज वगैरह भी आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूं, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज टॉपिक हम ये कवर करने वाले वन शॉट में, नोट्स हम जल्दी इसका इसी चैनल पर ला देंगे। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारो और थम जाओ, बैठ जाओ। कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं है, बस सुन लो, तुम टर्म टू में अच्छा कर जाओगे। ये मेरी गारंटी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो फाइनली हम मूव करते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी को लेकर। तो ये रहा वन शॉट लेक्चर आपका, हम कवर करने वाले हैं। यार एक बार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपको एसएसटी की वन शॉट लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट जाके भी चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में हमने भी पढ़ा रखा है। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। यहाँ पे एजुकेट इंडिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लोबलाइजेशन इन इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज। भाई एमएनसीज, एमएनसीएस क्या होता है? आपने सुना होगा कि वो उसका बेटा, शर्मा जी का बेटा इसमें जॉब कर रहा है, शर्मा जी की बेटी इसमें जॉब कर रही है। अरे अगला बंदा का एमएनसी में हो गया यार, जॉब कर रहा है, काफी अच्छी सैलरी है। तो वही एमएनसी हम इसमें बताने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जैसे कि ये एक कंपनी होती है जो ट्रेड, इंटीग्रेशन, मार्केटिंग, प्रोड्यूसर, सब कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो पहले एक ग्लोबलाइजेशन है, इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। अब देखो यार, एक जब ये जो ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब है। ग्लोब में जैसे आप ग्लोब देखे होंगे, पूरे मानक चित्र वगैरह दिए रहते हैं कि, तो पूरे ग्लोब पर ही यार ये एमएनसीज फैला हुआ है। एमएनसीज पूरे ग्लोब पर रह के प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड सब कुछ कर रहा है। तो हम समझने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, बट आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चला होगा, बट आपको थोड़ा सा ये अंदाजा लगा होगा कि इस चैप्टर में ये कुछ है, ये कुछ है। तो यही सुन के आपको डर के भागना नहीं है, नहीं, लास्ट तक देखो यार, चीजें बहुत ही आसानी तरीके से हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। कंट्रीज में कैसे प्रोडक्शन, इस यहां से वहां, उस कंट्री से उस कंट्री से कैसे प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, हम भी वो चीजें आपको कवर करने वाले हैं। जैसे क्या होता है कि अंटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। रॉ मटेरियल्स, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर बीइंग ट्रेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम। Colonies such as Indian exported raw materials and food stuff and import finished goods. This was before large companies called multinational corporation MNCs emerged on the scene. जैसा कि आपको पता है यार कि हम, जैसे होता है ना, ये कॉटन बहुत ही बढ़िया तरीके से उगा लेते हैं, बट उसके हम कपड़े बहुत ही लार्ज नंबर पे बहुत ही जल्दी से हम क्रिएट नहीं कर पाते। हम इंडियन की ये मजबूरी उस समय की थी, कब की? 20th सेंचुरी की ना। उस समय क्या था कि हम कॉटन बहुत ही आसानी तरीके से उगा सकते थे, बट हम कॉटन से जो बने कपड़े होते हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर पे नहीं बना पाते थे और बहुत ही जल्दी नहीं बना पाते थे। ठीक है, तो वो चीज भी 20th सेंचुरी में हो रही थी। जो प्रोडक्शन था हम लोगों का बहुत ही लो लेवल था। हम लोगों के पास रॉ मटेरियल्स थे, बट उस रॉ मटेरियल्स का हम यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब जब जितने में कॉटन का पौधा उगाओ, उतने में वो कपड़े छाप देते थे। तो कॉटन का पौधा उगा के ही हम फॉरेन में एक्सपोर्ट कर देते थे और वो वहां से कपड़ा बनाते थे और हम लोगों के यहाँ वो फिर प्रोड्यूसिंग करते थे। हम उन्हीं कपड़ों को फिर पैसे देके, कीमत देके खरीदते थे। तो ये चीजें प्रोडक्शन में होती थी अक्रॉस कंट्रीज। एमएनसी के बारे में जान लेते हैं। एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ठीक है, मोर देन वन नेशन। MNC set up offices and factories for production regions where they can get cheap labor and the resources.
एमएनसीज अपने ऑफिसेज, अपने फैक्ट्रीज वहीं प्रोडक्ट करती थी, वहीं सेट करती थी जहां पे वो सस्ते दामों में लेबर्स को पा सकें। लेबर्स को पाने के बाद फिर उसके बाद उनके पास रिसोर्सेस है, रिसोर्सेज इन द सेंस कि मार्केट हो, वाटर प्लान हो, उसके बाद उनके पास इलेक्ट्रिसिटी हो, ये चीजें हो, ठीक है। तो एमएनसी वहीं पे ऑफिस अपना सेटअप कर देती है। दिस इज डन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। तो उस तरीके से ये एमएनसी क्या होता था, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रॉफिट्स वगैरह कमा पाती थी। जैसे मैंने एक सपोज करो मैं एमएनसी हूं, मुझे प्रॉफिटेबल जब कंपनी बनाना है, मुझे बिलियन ऑफ वैल्यूएशन की कंपनी बनानी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक नेशन में एक एक ऑफिसर सेट करने पड़ेंगे और हमें अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए कंपनी को खूब ढेर सारा प्रॉफिट में लाना होगा। तो वो चीज एमएनसी कर रही है, अपने ऑफिस सेट करती थी। उस ऑफिस में जितने लोग स्टार्टअप जो भी था, उस स्टार्टअप में जितने भी चीप लेबर थे उनको बुलाया जाता था और उनके रिसोर्सेज के हिसाब से काम कराया जाता था, ठीक है। एमएनसीज का एक ये भी काम था। उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके पहले मैं आपको बता देने वाला हूं कि चीजें प्रोडक्शन जो होते थे बहुत ही कंट्रीज में होते थे। ऐसा नहीं कि एमएनसी बस एक ही काम करता है, एमएनसी प्रोडक्ट करता है, किन किन कंट्रियों में भेजता है, तो वो सब सारी चीजें हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है यार कि हाउ एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन। अपने प्रोडक्शन को एमएनसी कैसे स्प्रेड करता था, फैलाता कैसे था। जैसे कि आज हम जूतों की कंपनी मेरे पास है, मान लो एडिडास मेरी कंपनी, अब मैं उसको कैसे फैलाऊंगा, सोशल मीडिया के थ्रू फैलाऊंगा या ऐसे फैलाऊंगा। आजकल का जो सिचुएशन है वह मैं मार्केटिंग कराऊंगा, मैं घर घर तक लोगों तक भेजूंगा कि ये जूता की एक कंफर्टेबिलिटी है यार, इस जूते को लो, ये सोच ऐसा, तो ये सब चीजें होती है। बट एमएनसी क्या करता था, अलाउस एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन्स एंड प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो एमएनसी है यार, देखो यार, जैसे क्या होता है कि जब तुम्हें एप्पल का फोन मिलता है, मान लो कि सपोज ये मेरा एप्पल का फोन है, एप्पल के फोन का जो कैमरा है ये कहीं और से रिसर्चेबल है। स्क्रीन जो है, जैसे जो स्क्रीन है वो तो सैमसंग ही बना के देती थी, एप्पल के फोन का जो स्क्रीन है वो सैमसंग। तो ऐसा नहीं कहता है एप्पल की चलो यार मैं भी स्क्रीन बनाता हूं, मैं ही कैमरा बनाता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। जो एप्पल के पार्ट वाइज जो चीजें होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, वो अलग अलग देशों में होती हैं, अलग अलग देशों में होती हैं, अलग अलग क्राइटेरिया उनका है, ठीक है। स्क्रीन देखो सैमसंग दे देती थी, तो ऐसा भी कर सकते थे एप्पल वाले की भैया मैं ही अपना स्क्रीन बनाऊं, मैं ही कैमरा बनाऊं, नहीं, सैमसंग से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो एप्पल का जो स्क्रीन देख रहे होंगे वो सैमसंग द्वारा फीचर्ड है। तो अ लार्ज एमएनसी, जो एमएनसी है, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन्स एंड प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट में, अपने डिजाइन के लिए रिसर्च सेंटर के लिए यूनाइटेड स्टेट भेजा करती थी। उसके बाद द कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, और ये चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाते थे। दीज आर देन शिप्ड टू मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप, वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड। और जो प्रोडक्ट्स थे, जैसे देखो मैन्युफैक्चर कहीं और हुए, रिसर्चेबल कहीं और हुए, किसी और सेंटर में रिसर्चेबल हुए, और मैन्युफैक्चर कहीं और हुए, और इसे जोड़ा कहाँ पे गया, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में इसे जोड़ा गया। असेंबल्ड का मतलब होता है इसे जोड़ा गया। द फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद इसे सारे देशों में ऐसे फेंका जाता था, ऐसे दिया जाता था, ऐसे दिया जाता था, ऐसे दिया जाता था, ठीक है। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरी अबाउट थ्रू कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। जो भी लोकेट हैं इंडिया की, जो भी लोकेटेड हैं कॉल सेंटर्स, उनके यहाँ भी ये बातें फैलाई जाती थी कि ये माल, ये धंधा, ये चीजें हम ग्रेटअप करने वाले हैं। तो ये देखो भाई, रिसर्च किसी और के यहाँ हुआ, कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर चाइना में किया गया, प्रोडक्ट्स को असेंबल मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में किया गया, फिर फिनिश्ड करके फिर इसे बेचा जाता था। तो एमएनसी के अंदर कई चीजें ऐसी हैं, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया काफी अच्छी बात है यार, नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी देर ही, बट समझ में आ जाएगा। चलो, इन above examples the MNC is not only selling its finished products globally। ये प्रोडक्ट्स को फिनिश करता है, मतलब फिनिश करके बेचने का भी काम करता है, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने का भी काम करता है। बट मोर इंपॉर्टेंट, द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, ठीक है। दिस स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिग्निफिकेंटली। जैसे क्या होता है कि जो भी प्राइसेस होते हैं, फैलाने के चीजें होती हैं, वो कौन डिसाइड करता है, एमएनसी डिसाइड करता है कि इसकी प्राइस ये होगी, जो भी प्राइस होगा उसी प्राइस पे वो बिकने का काम हो जाएगा। आज के डेट में हम लोगों के यहाँ आईफोन 11 प्रो का दाम होगा 70 से 75 हज़ार, बट तुम यूनाइटेड स्टेट में चले जाओ 30 से 35 हज़ार में तुम्हें मिल जाएगा। तो वो चीजें होती हैं नेशन के हिसाब से कि इस नेशन में ये, इस नेशन में ये। Selection of country for production is based upon where it is close the market, where it is close to the markets, where there is skilled unskilled labor available at low cost। जैसे क्या होता है, प्रोडक्शन इज अ कंट्री, प्रोडक्शन इज बेस्ड अपॉन, जैसे क्या होता है कि हमारे पास स्किल नहीं है,
स्किल्ड भी हैं, अनस्किल्ड भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनस्किल्ड हैं, तो उनको लेबरर के रूप में अवेलेबल कराया जाता है एमएनसी के ऑफिस में, where the availability of their factors production is assured. In addition, MNC might look for government policies that look after their interest. जैसे क्या होता है, MNC इन सब चीजों से भी दूर रहती है। जैसे ये ऑफिसेस वहां बनाती थी जहां पे मार्केट थे यार। जैसे हमें भी अगर मान लो कोई चीज प्रोडक्ट करानी है, कोई चीज मैन्युफैक्चर करके हमें बेचनी है, तो हम क्या करेंगे, जहां पे खूब ढेर सारा मार्केट होगा वहीं पे तो अपनी ऑफिसेस सेट करेंगे और चीप दामों पे लेबरर्स को बुलाएंगे, जहां पे नीड हो लेबरर्स की, वो खोज रहे हो, तो मैं उन्हें जॉब देके उनके अनस्किल्ड स्किल्ड ऐसा कुछ नहीं, बट स्किलफुल रहोगे काफी अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस है। ठीक है, वेयर द अवेलेबल ऑफ फॉर अदर फैक्टर्स प्रोडक्शन इज एस्योर्ड। एस्योर्ड का मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, रोडवेज हो, रेलवेज हो, सब चीजें आसानी तरीके से मिल पाए, वो एस्योर्ड हो। In addition, MNCs might look for government policies that look after their interest। और वो ऐसे जगह पे नहीं अपने ऑफिसेस क्रिएट करते थे, अपने उसको फिक्स करते थे जहाँ पे गवर्नमेंट वाले बंदे रोज आए, उनको कहे कि ये यहाँ पे ये विवादित चीज है, यहाँ पे ये विवादित चीजें हैं, ऐसे हटाओ, ऐसा कुछ नहीं उनका होता था। उनसे वो दूर रहने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट स्लाइड है यार, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो चीजें बहुत ही अच्छी हैं और इससे लगभग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछे जा भी जाते हैं, जैसे कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे क्या होता है, कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, मान लो कोई कंपनी है अगर इन्वेस्ट कर रही है, तो दो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अंदर आएगा। जैसे क्या होता है कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को इन्वेस्ट कर रही है फॉरेन, यूनाइटेड स्टेट का कोई कंपनी ऐसी है जो मेरे को इन्वेस्ट कर रही है, मेरे पे इन्वेस्ट कर रही है और उससे उसे प्रॉफिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्ट हो गया। मान लो मेरे सूज का मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, सूज का प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज नंबर पे करता हूँ और मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ यार, फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करता हूँ। तो वो फॉरेन वाले लोग क्या करेंगे, मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी कंपनी और बढ़ाओ और काफी अच्छे से अपग्रेड करो, लेवल पे लेके जाओ, बिलियन ऑफ अर्निंग करो, तो उस हिसाब से क्या होगा, उनका वो इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्ट कहलाता है। The money that is spent by a company to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment। जैसे कि अब फिर मेरे को वो बिल्डिंग दे दिया, मशीन्स दे दिया, मैन्युफैक्चर करो, तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Any investment is made with the hope that these assets will earn profits. All times MNCs, मैंने बोला ना profitable होगा। All times MNCs set up production jointly with some of the local companies of this country। जो कंट्रीज में लोकल कंपनीज भी होता है, उनसे भी क्या करता है एमएनसी जो है, उनसे वो प्रोडक्ट को ज्वाइन कराता है, उनसे भी जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि इनका भी तो प्रचार होगा यार, तो वो चीजें होती हैं। But the most common route for MNCs investment is to buy up local companies and then to expand production। ये क्या करते हैं, लोकल कंपनी को खरीदने की भी कोशिश करते हैं। जैसे जानते हो तुम, हीरो प्लस होंडा मिल गया ना, हीरो होंडा हुआ, मारुति प्लस सुजुकी, मारुति सुजुकी हुआ, तो वो कंडीशन यहाँ पे है। लोकल कंपनीज को क्या करते हैं, वैसे वो तो लोकल नहीं है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एन एग्जाम्पल देख लो कि कोई भी लोकल कंपनीज है, उनको वो खरीदने की कोशिश करते हैं और अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। MNCs with whose wealth can quit easily do so। ये सब चीजें MNC बहुत ही आसानी तरीके से कर लेता है। जैसे कारगिल फूड्स अ वेरी, ऐसे क्या होता है कि MNC छोटी कंपनियों को बाई भी कर लेता है, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। Cargill Foods, a very large American MNCs has bought over smaller Indian companies such as Parak Foods। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। Parak Foods had built a large marketing network in various parts of India। Parak Foods को उन्होंने क्या किया था, बॉट खरीद लिया था, मतलब खरीद लिया था। Where it is a brand was well and reputes। ठीक है, तो वो चीजें तुम्हें समझना है। Also Parak Foods had 4 oil refiners whose control has now shifted to Cargill। कारगिल के जो शिफ्ट किया गया था। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद अ कैपेसिटी टू मार्केट 5 मिलियन पाउचेस डेली। 5 मिलियन पाउचेस वो डेली के बेसिस पे बना सकता है क्या, परक फूड्स। इसीलिए कारगिल फूड्स के द्वारा ये अन एग्जाम्प्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस एग्जांपल को तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देयर इज अनदर वे इन एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। जो एमएनसी है वो प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करती है, वो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं लार्ज एमएनसीज डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स, एग्जांपल्स इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। The products are supplied to the MNCs which then sell this under their own brand names to customer.
These large MNC have tremendous power to determine price, quality, delivery. जैसे कोई भी मान लो मैन्युफैक्चर हुआ, मान लो एप्पल का फोन ही मैन्युफैक्चर हुआ है, उसके कैमरे सब कुछ सेटअप कर लिया गया है, तो एमएनसी क्या करता है, वो प्राइस बताता है, क्वालिटी, डिलीवरी सब कुछ क्या करता है, एंड लेबर कंडीशन, डिस्टेंस, प्रोड्यूसर, सब कुछ एमएनसी ही कवर करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs is spreading their production and interacting with the local producer in various local product producers के साथ भी वो मिलके उनको वो मतलब क्या होता है ना कि प्रोडक्शन को अपने इंक्रीज कराने के लिए, स्प्रेडिंग कराने के लिए वो लोकल प्रोड्यूसर से भी मिल जाते थे कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। बाय अ पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी, लोकल कंपनियों के साथ वो पार्टनरशिप करता था। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई, सप्लाईज के लिए भी लोकल कंपनीज को हायर करना। बाय कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, कंपटीशन के बाद भी उनको खरीद लेना, वो चीजें एमएनसी के अंतर्गत आती है। MNCs are exerting a strong influencing on production at these distant locations. As a result of production in these widely dispersed location getting interlinked. जो ये MNC है वो बहुत ही मतलब इंटरलिंक्ड है, फैक्टर्स की बात करते हैं MNC। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया। इतिहास में जब तुम पढ़ोगे इंडिया और साउथ एशिया के ट्रेड मार्केट के बारे में, मार्केट बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट लुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स, वो जब तुम पढ़ोगे तो उसके बारे में, ट्रेड्स के बारे में मैं आपको अभी समझाता हूँ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ट्रेड के लिए क्या क्या चीजें होती है वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। जैसे क्या होता है, व्हाट देन द इज द फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको समझा रहा हूँ। टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, producers can sell their produce not only in market located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world। भाई साहब समझाता हूं क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, व्हाट देन, भाई तुमको समझ में नहीं आएगा फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, तो मैं आपको समझाने वाला हूं। टू पुट इट सिंपली फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर इज टू रीच बियॉन्ड। देखो यार, मेरा कोई मान लो प्रोडक्शन, मैंने कोई भी चीज मैन्युफैक्चर की, मान लो एडिडास है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि ये चीज फॉरेन में जाके भी बिके, फॉरेन में ये लोग जाने, तो डोमेस्टिक प्रोडक्टर सुना है, तो मैं चाहूंगा कि चाइना में भी जाए, यूनाइटेड स्टेट में भी जाए, यहाँ मतलब हर फॉरेन में जाए, तो वो चीजें ऐसी होती हैं फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन आल्सो कंप्लीट इन मार्केट लोकेटेड इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के किसी भी कंट्रीज में लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, अपने फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी नेशन। भाई तुम भी तो चाहोगे ना कि मेरा ये जो प्रोडक्ट्स है वो लोग बहुत दूर दूर लोगों तक जाए, तो वही चीज फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत भी होती थी कि जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को अपने बेचना चाहते हैं, एक बड़े लेवल पे सेल करना चाहते हैं, वो इस फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत अपने सेल वगैरह कर सकते हैं। जैसे तुम्हें पता है यार कि जब कोई चीजें होती है, जैसे एडिडास हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, सोमी हो गया, तो ये सब चीजें जो कंपनीज हैं यार आज हमको आसानी से मिल जा रही हैं, कि रास्ते से निकलो, एडिडास का जूता चाहिए, किसी भी मॉल में चले जाओ, एक छोटे से मॉल में भी चले जाओ, एडिडास का जूता तुम्हें मिल जाएगा। तो क्या फील नहीं होता यार, अच्छा खासा फील करते हो ना, तो वही चीज है। लाइक दिस यार, चाइना जब अपने टॉयज, जो प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, वो इंडिया में सेल करता है और बहुत ही बड़े लेवल पे वो बिकता है, तो वो चीज भी तो हो गई ना फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत, तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट क्या है यार कि फिर आ गया चाइनीज टॉयज इन इंडिया। चाइनीज जो टॉयज हैं वो इंडिया में क्या इसका वो है, तो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज इन इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइस पे चाइनीज की जो चाइनीज अपने टॉयज बनाता है और इंडिया में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तो वो बहुत ही हाई लेवल के प्राइस होते हैं। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज इन इंडिया। Buyers in India now have the option to choosing between India and the Chinese toy। और इसको देखने के बाद कि चाइनीज जो टॉयज है बहुत ही बड़े लेवल पे बिक रहे हैं, तो इंडिया ने भी अपना मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो इंडिया के लोग भी, अब वो तो बायर्स भी डिपेंड करता है कि और इंडिया का पसंद करता है कि चाइनीज माल पसंद करता है। बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड न्यू डिजाइन, चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट्स। बहुत ही सस्ते दाम पे जब इंडिया ने ऐसा किया तो उसने क्या किया, बहुत ही सस्ते दाम पे अपने टॉयज को लाने लगा और बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे, बड़े मार्किंग पे ये बिकने लगे। ठीक है, विद इन अ ईयर 7 to 80% ऑफ द टॉयज शॉप्स हैव रिप्लेस इंडिया टॉयज विद इन चाइनीज टॉय। टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट्स देन अर्लियर।
अब की हालत में बता दूं तो इंडिया में भी अब सस्ते हो चुके हैं, ठीक है, चाइनीज टॉयज। अब यहाँ पे कहते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है यार, वो चीज तुम्हें समझनी है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर होता है ना यार, जहां पे मतलब जिसकी वजह से यार, जैसे देखो कई कंट्रीज का मिल जाना एक ग्लोबलाइजेशन है। और वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ लाता हुआ, मैं अपने प्रोडक्ट्स वहाँ लेके जाता हूँ, तो ये सब चीज़ें एक भाईचारे का है, तो हम समझाते हैं। ग्लोबलाइजेशन से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुकसानदायक भी होती हैं और प्रॉफिटेबल भी होते हैं, तो वो चीज़ें हम समझाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज के बीच में रैपिड हो, कंट्रीज के बीच में मिलाप, वो चीज़ें ग्लोबलाइजेशन कहलाती हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, क्या है फैक्टर्स, ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन की मार्केटिंग, ग्लोबलाइजेशन की मांग काफी अच्छी हुई। ऐसा क्या फैक्टर, ऐसा क्यों हुआ, कैसे, ऐसे कुछ तो पॉइंट्स होंगे यार जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आज हाइक में हुआ, तो वो क्या है, वो चीजें हम समझेंगे यार। टेक्नोलॉजी, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन को प्रोसेस को एक हाइक लेवल पे लाने के लिए एक महत्व यह भी दिया जाता है टेक्नोलॉजी। This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. लोअर कॉस्ट का भी समान वस्तु बहुत ही आसानी तरीके से आपके घर पहुंच जाता है, जैसे कि एक डिलीवरी जो होती है, फास्टर डिलीवरी होती है। द मेजर चेंज वर ड्यू टू इंटरनेट हो गया भाई, मोबाइल सर्विस हो गया, स्टेटलाइज्ड हो गए, ये सब चीजें भी मेजर कंडीशन में आ जाते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होता है, ठीक है, वो चीज समझ लो तुम, ये क्या है। ट्रेड बैरियर्स आर नेसेसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अराउंड 1991 इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। The government can use trade barriers to increase or decrease, regulate foreign trade, and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. Tax on and imports an example of trade barrier. जैसे क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन ट्रेड करते थे, ठीक है, जैसे क्या होता है, अगर तुम मान लो इंटरनेशनल किसी भी ब्रांड को जानकर अपने पास, जैसे क्या होता है कि एक डेवलपमेंट कंट्री को WTO ने हमेशा तुम ट्रेड मतलब एक बैन रखने, जैसे क्या होता है कि हम एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड एक बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो तुम करो, उससे हमसे मतलब नहीं है। बट अगर तुम एक छोटे लेवल पे फॉरेन ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा यार, टैक्स को एक बैंड कर दिया जाता है, एक बैरियर लगा दिया जाता है, ठीक है, तो वो कंडीशन आ जाती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO क्या होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम is to liberalize international trade. Nearly 164 countries of the world are currently members of WTO. क्या बात है, 164 कंट्रियां। It is main aim making rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. और उनके नियमों को, कानूनों को माना जाता था, आज्ञा पालन किया जाता था, ठीक है। WTO ये होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रॉब्लम्स विद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि दो, WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, ठीक है। इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced the developing countries remove trade barriers. डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या होता था, WTO ने रूल्स फोर्स किया कि उनके लिए ट्रेड बैरियर्स हटा दिया जाए, बट जो डेवलप कंट्री हैं उनके लिए ट्रेड बैरियर्स रहा दिया जाए। अनफेयरली उनके लिए जो डेवलप्ड हैं और जो डेवलपिंग हैं उनके लिए ट्रेड बैरियर्स हटा दिया जाए, और जो डेवलप्ड कर रहे हैं, डेवलप्ड हैं, उनके लिए ट्रेड बैरियर्स उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। WTO ने एक ये काम किया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। जो इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का भारत में क्या इंपैक्ट पड़ा वो चीज हम देख लेते हैं। फॉर कंज्यूमर्स के लिए आज अगर मान लो तुम इंटरनेशनल किसी भी, देखो यार, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स क्या होता है, प्रोड्यूसर बहुत लोकल एंड प्रोड्यूसर हैज बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर पार्टिकुलरली एज वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया। There is a greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and low prices for several products. As a result, these people today enjoy much higher standards of living than was possible earlier. क्या होता है यार, अगर आज तुम किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किसी भी ब्रांड को तुम
जज करना चाहते हो, पहनना चाहते हो, तो अपने घर से बाहर निकलो, किसी मॉल में जाओ, इंटरनेशनल लेवल का भी ब्रांड तुम पहन सकते हो और पहनने के बाद तुम फील कर सकते हो। आज की ये स्थिति है फॉर कंज्यूमर्स ओनली। अच्छा ये बताओ कि मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं मोची हूँ, अगर मैं अपने जूते को बनाता हूँ, जूता बनाने का कॉस्ट हमारा पूरा चला जाता है 2000 रुपये, तो तुम मेरे से जूते क्यों लोगे? 2000 में तो तुम्हें ब्रांड मिल रहा है, तो तुम मेरे से जूते लोगे नहीं, तुम उसी से जाके लोगे। वही कंडीशन यहाँ पे फॉर कंज्यूमर्स ये है। और फॉर प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के लिए क्या प्रॉब्लम है? मान लो कि फॉर प्रोड्यूसर क्या हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इंडिया, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में इंक्रीज करा दी गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, और एम्प्लॉयमेंट की जो जैसे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट पे यार, जैसे आजकल की जो देश की ये देखिए, लोग गरीब होते जा रहे हैं, बेरोजगार है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलने लगे। राइज टू बिग एमएनसी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड आर विदाउट आवर ग्रेप, ठीक है। फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर फेस क्लोज कंपटीशन विद सच ए वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स, they can bear small loss, but small producer cannot bear such loss and ultimately end up selling their companies to MNC। अब स्मॉल प्रोड्यूसर को कुछ प्रॉब्लम होती थी यार कि अपने जो भी चीज़ें हैं, जैसे बैटरीज हो गए, कैपेसिटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, टॉयज हो गया, डायरी हो गया, प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, आर सम एग्जांपल। इनको प्रॉब्लम तो होगी यार, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो जल्द से जल्द ऐसे कॉप अप नहीं कर पाए मार्केट में, ठीक है। फॉर वर्कर्स नो जॉब सिक्योरिटी यार, तुम अब वर्कर्स के लिए उसमें क्या हो गया कि जॉब की सिक्योरिटी किसी को नहीं देगी, तुम चाहे जब निकाले जा सकते हो। वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तुम्हें बहुत ही मतलब जब ये चीजें ऐसी होंगी यार, अगर मुझे बोल दिया जाएगा कि यार कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है बट मुझे नीड है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं प्रतीक, चाहे तुम जाओ जब तुम निकाले जा सकते हो। और वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स जितने घंटे में बोलूंगा उतने घंटे काम करने पड़ेंगे, लो वेजेस, तो वो मेरी मजबूरी, वो मेरा कंपल्सन है, मुझे करना पड़ेगा। तो वर्कर्स के लिए ये सब चीजें हो गई। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत ही जल्दी हम इसके नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs वाली सीरीज लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप अपने डाउट्स कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।